तो गुड इवनिंग। फ्रिक्शन लास्ट क्लास में हमने शुरू किया था, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स देखे थे और बिल्कुल वहीं से शुरू करते हैं। फ्रिक्शन हमने आपसे कहा था एक स्मार्ट फोर्स है, जितनी रिक्वायरमेंट होती है उतनी ही फोर्स को यूज करता है। तो जस्ट एक छोटा सा एग्जांपल ले रहे हैं। सपोज हमारे पास ग्राउंड पे एक ब्लॉक रखा हुआ है। ओके, बिल्कुल ये हमने आपको ग्राउंड दिखा दिया। मैंने आपसे कहा म्यू एस की वैल्यू 0.5 एंड म्यू के की वैल्यू 0.4 सेपरेट दी हुई है फाइन। और इसका मास आपको लेट से 15 kg दे दिया गया। आपको बताना है द वैल्यू ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स टू जस्ट मूव दिस ब्लॉक। ध्यान से समझिएगा, एफ मिनिमम बताना है। व्हाट इज एफ मिनिमम टू मूव दिस ब्लॉक। अलग अलग वे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फाइंड द फोर्स टू जस्ट मूव द ब्लॉक, ठीक है। या एक और चीज आपसे पूछी जा सकती है, कंडीशन टू मूव द ब्लॉक, ठीक है। हाँ, सबका आंसर एक ही रहेगा, बस पूछने का तरीका बदला है, ठीक है जी। तो सबसे पहला काम हमने आपसे क्या कहा था, फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। पहला फोर्स आपने लगाया mg, बिल्कुल आप ऐसे mg दिखाएंगे। दूसरा फोर्स आप दिखाएंगे नॉर्मल। थर्ड फोर्स आप दिखाएंगे F अप्लाइड। और फोर्थ फोर्स फ्रिक्शन, ठीक है। यहां पे आपको पता है कि फ्रिक्शन बैकवर्ड है, तो आप बिल्कुल फ्रिक्शन अपोजिट डायरेक्शन में दिखा देंगे। जस्ट मूव करने का मतलब क्या है? जस्ट मूव करने का मतलब F ग्रेटर देन इक्वल टू FR, ये आपकी कंडीशन टू मूव है। ध्यान रखना बेटा, कंडीशन टू मूव, ठीक है। हाँ, अब इसमें जो ये इक्वल वाला साइन है ना, बहुत ध्यान से समझना बेटा। ये इक्वल वाला साइन, इसे आप कहते हैं क्रिटिकल कंडीशन। कंफर्म किस में कहेंगे आप? F ग्रेटर देन FR जो है ये कंफर्म है। समझ में आ रहा है? कंफर्मेशन है आपके पास कि पक्का मूव कर गया होगा। लेकिन ये जो F इज इक्वल टू FR होती है, इसे आप कहते हैं क्रिटिकल कंडीशन। क्रिटिकल टर्म जानते हैं, सुना है कहीं मूवीज में? अच्छा, मूवीज में डॉक्टर कहता है क्रिटिकल सिचुएशन है। क्रिटिकल का मतलब क्या हुआ? बीच में लटकी हुई सिचुएशन। जरा सी गड़बड़ हुई तो ऊपर, और जरा सी ठीक हो गई तो नीचे। समझ में आया? हाँ, बोले क्रिटिकल सिचुएशन अब हमारे हाथ में कुछ नहीं, वही जाने। फूंक मार दे तो ऊपर और फूंक मार दे तो नीचे, वही हाल क्रिटिकल फोर्स का है। समझ में आया? तो अगर आपसे कहा जाए जस्ट मूव, यानी आप क्रिटिकल कंडीशन निकाल के वो फोर्स बता दीजिए, ठीक। चलिए, तो हमें क्या करना है? F इज इक्वल टू FR लगा देना है। ओके, तो अब देखिए यहां पे क्या आप नॉर्मल की वैल्यू निकाल सकते हैं? ओके, एक इक्वेशन आपने बनाई n माइनस mg इज इक्वल टू 0, ठीक है। मैं यहां पे लिख रहा हूं क्रिटिकल कंडीशन। क्रिटिकल कंडीशन मतलब a इज इक्वल टू 0। हाँ, a इज इक्वल टू 0 कब? जब आपका अप्लाइड फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स अपनी पीक वैल्यू पे पहुंच चुके हैं। स्टैटिक फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम लिमिट है वहां पे पहुंच चुके हैं। ओके, आपने कहा n इज इक्वल टू mg, बढ़िया। अब आपसे मैंने पूछा Fs मैक्स, इसे हमने क्या नाम दिया था? लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स या Fs मैक्स। इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी। कितनी आ गई बेटा? कितनी आ गई? 0.5 इंटू n। हमेशा याद रखना, पॉइंट म्यू mg मत याद रखना, म्यू n होता है, म्यू mg नहीं बेटा, म्यू n, ठीक है। ओके, तो आपने कहा 0.5 इंटू 15 इंटू, मेरी क्लास में g की वैल्यू 10,
तो बिल्कुल सही कहा आपने, ये आपका 75 न्यूटन आ गया। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा, अगर आपका फोर्स लेस देन 75 न्यूटन है, नो मोशन। ठीक है, एफ ग्रेटर देन 75 न्यूटन है, मोशन, या आप कह सकते हैं बॉडी स्टार्ट मूविंग, जैसे भी आप कहना चाहें। ठीक है, हाँ, अब ये जो F इज इक्वल टू 75 न्यूटन है, ये क्रिटिकल है। क्रिटिकल का मतलब ये रेस्ट पे भी रह सकता है और ये मोशन में भी आ सकता है, ये बाउंड्री है। ठीक है, हाँ, अगर आपने फॉरवर्ड डायरेक्शन में ब्लो कर दिया तो ये आगे भाग जाएगा, प्लेयर मूव करने लगेगा, और अगर किसी ने अपोजिट डायरेक्शन में ब्लो कर दिया तो ये रेस्ट पे आ जाएगा। समझ में आ गया? तो जब भी आपसे कहा जाए जस्ट मूव, और इट इज जस्ट गोइंग टू मूव, और जस्ट at rest, okay, find the maximum force so that this block will not move, इस टाइप से भी क्वेश्चन मिल सकता है। तो आपको ये वाली सिचुएशन कैलकुलेट करनी है, क्रिटिकल वाली। ठीक, ओके, तो आप ये नहीं कहोगे कि 74 न्यूटन, नहीं यार, 74 न्यूटन पे तो वो रेस्ट पे ही रहेगा। तो F मिनिमम टू मूव द ब्लॉक, सो F मिनिमम इज 75 न्यूटन। बात समझ में आई? एक्चुअल में है क्या? F मिनिमम, या ऐसे लिख लीजिए, F मिनिमम नहीं, F ग्रेटर देन इक्वल टू 75 न्यूटन पे ये मूव कर जाएगा। अरे 75 न्यूटन पे तो कंफर्म है, इक्वल वाली सिचुएशन में कुछ भी हो सकता है, तो उसको भी कंसिडर करेंगे। क्लियर हुआ? हाँ, लेकिन अगर 74.99999 कितने 9 लिख दो, यहां तक ये ब्लॉक मूव नहीं करेगा, आप कितना फोर्स लगा दो। अब बेटा ये आपने निकाल लिया, अब इसी पे एक और क्वेश्चन बनता है, इफ सेम 75 न्यूटन फोर्स इज अप्लाइड and block starts moving, find acceleration। ठीक है, अब फिर से फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। क्यों बनाएंगे वो बता रहा हूं। ये आपने ब्लॉक बनाया, आपने कहा सर ये मेरा फोर्स लग रहा है 15G, ये मेरा नॉर्मल है, इसमें कोई चेंज नहीं आना है। आपने एक फोर्स लगाया हुआ है, ये फोर्स कितने का है बेटा? 75 न्यूटन का, और साथ में आपने कह दिया कि ये मूव करने लग गया। ठीक, लेकिन जैसे ही मूव करने लग गया तो आपका जो फ्रिक्शन था वो कितना हो गया? F काइनेटिक के बराबर। आपका फ्रिक्शन अब क्या रहा? आपका फ्रिक्शन अब F स्टैटिक नहीं रहा, F काइनेटिक हो गया, और F काइनेटिक की वैल्यू कितनी है? म्यू के एन। म्यू के कितना था? 0.4। एन की वैल्यू कितनी थी? 150, यानी ये कितना आ गया? 60 न्यूटन। कुछ बात समझ में आई? जो फोर्स पहले 75 न्यूटन था, अब वो केवल 60 न्यूटन रह गया। तो आपकी इक्वेशन क्या बनेगी? 75 माइनस फ्रिक्शन इज इक्वल टू m इंटू ए। ये एक्स एक्सिस की इक्वेशन बनी बेटा, सबकी बन गई? वेरी गुड, वेरी गुड। और अब आप FR की जगह लिखेंगे 60, 75 मत लिख देना। m कितना था? 15A, और यहां से आपका A आ जाएगा 15/15, दैट इज 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कुछ बात समझ में आ रही है? तो इस तरह के क्वेश्चंस, म्यू एस और म्यू के की वैल्यू और क्रिटिकल कंडीशंस वाले क्वेश्चंस, सेम फोर्स लगाया तब की बात है। ठीक है, ओके, तो एक क्वेश्चन आपके लिए, बिल्कुल इसको नोट कीजिए, फिर डिस्कस करें। तो ये क्वेश्चन आपके पास रहा बेटा, 50 kg का एक ब्लॉक
एफ फोर्स आपने हॉरिजॉन्टली अप्लाई किया, म्यू आपको दिया हुआ है 0.25। अब देखिए यहाँ पे म्यू लिखा हुआ है, या म्यू एस और म्यू के सेपरेट नहीं दिए हुए। तो ये हमने आपसे लास्ट क्लास में कहा था, जब भी ऐसी कंडीशन हो तो म्यू एस एंड म्यू के को आप क्या ले लेंगे, सेम एज म्यू, अगर आपको अलग अलग मेंशन नहीं किया गया। फाइन। हाँ, अब आपसे क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट वे में पूछा गया है, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ सो दैट ब्लॉक विल नॉट मूव नहीं करना चाहिए, वो मैक्सिमम वैल्यू आपको चाहिए। ठीक है, बिल्कुल। है वही फ्री बॉडी डायग्राम बनना है बेटा, बिल्कुल फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स निकालेंगे। स्टैंडर्ड है, बार बार इसलिए प्रैक्टिस करा रहा हूं कि ये एक बार जैसे करना है, उसमें कुछ और आपने चेंज किया तो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक, इस मेथड से करेंगे कभी गलती नहीं आएगी। तो पहले फ्री बॉडी डायग्राम आपने कहा mg, इधर लगा नॉर्मल, आपने एक लगाया है अप्लाइड फोर्स F, और आपको पता है फ्रिक्शन किधर लगेगा, बैकवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, हाँ, फ्रिक्शन चेक करने का तरीका भी बताऊंगा, अभी तो हमें क्लियर है कि बैकवर्ड लग रहा है। और यहां पे आपने कह दिया मूव नहीं कर रहा है, यानी a इज इक्वल टू 0 आ चुका है, और आपको क्या चाहिए, क्रिटिकल कंडीशन चाहिए। क्रिटिकल कंडीशन मतलब आपका अप्लाइड फोर्स फ्रिक्शन फोर्स के बिल्कुल बराबर है। ठीक है, और आपको पता है यहाँ पे कोई मूवमेंट नहीं है, मूव नहीं कर रहा है ब्लॉक, इसलिए आप कहेंगे F इज इक्वल टू FR इज इक्वल टू FS मैक्स। फ्रिक्शन अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंच चुका होगा। ठीक है जी, ओके। यहां पे आपने कहा ये 50 kg का ब्लॉक है, तो बहुत आसान हो गया, आपने N इज इक्वल टू mg निकाला, सबका आ गया, N माइनस mg इज इक्वल टू 0, वाई एक्सिस की इक्वेशन, वेरी गुड। सो आपने कहा N इज इक्वल टू 500 आ गया है न्यूटन। ओके, और फिर आपने कहा Fs मैक्स की वैल्यू कितनी आ गई, Fs मैक्स की वैल्यू आ गई म्यू n, और म्यू की वैल्यू आपने रखी 0.25 मल्टीप्लाइड बाय 500, तो ये आपका 125 न्यूटन आ गया। ठीक है, तो 125 न्यूटन तक का फोर्स, तब तक आपका ब्लॉक मूव नहीं करेगा। अब कुछ लोग कह रहे होंगे सर पिछले बार इसी पे मूव करा दिया था, अब की नहीं कराया। बेटा क्वेश्चन समझिए क्या कह रहा है, मैक्सिमम फोर्स मूव ना करे। तो 125 पे लगाया, हो सकता है ऐसी सिचुएशन हो कि 125 पे भी मूव ना करे, बिकॉज वो मूव कहां पे करेगा, कंफर्मेशन कहां पे है, F ग्रेटर देन 125 न्यूटन, ये आपकी कंडीशन है, कंफर्म है इस कंडीशन पे। हमें क्रिटिकल निकालनी थी, क्रिटिकल में रुका हुआ भी हो सकता है और मूविंग भी हो सकता है, तो दोनों में हमें क्रिटिकल को इंक्लूड करना होगा। हाँ, अगर वो कह रहा है कि कंफर्म बताइए, तो आप कहेंगे F ग्रेटर देन 125 न्यूटन। बात समझ में आ गई। तो एक आपको इंक्लाइन प्लेन दिया गया है जो फिक्स है ग्राउंड पे, और उसमें एक मास m दिया हुआ है जो फ्री टू मूव है। ओके, हाँ, ब्लॉक m जो है वो फ्री है मूव करने के लिए। आपको यहां पर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया हुआ है म्यू। ठीक, फाइंड द कंडीशन, फाइंड द कंडीशन टू जस्ट मूव, फाइंड द कंडीशन टू जस्ट मूव द ब्लॉक। ओके, तो फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है और आपको ये कंडीशन ढूंढनी है कि कब ये मूव करने लगेगा। ओके, तो अब देखिए, अब धीरे धीरे जो है ना चीजें इंक्लूड हो रही हैं सारी, अब सारे फोर्सेस हमें पता है, पांचों फोर्स के बारे में हमें पता चल चुका है। तो हम क्या करेंगे, अब हम मैकेनिक्स के 5 फोर्सेस को देखेंगे। हम पहला फोर्स इस पे लगेगा वेट, और वेट किस डायरेक्शन में, बिल्कुल सही बात, डाउनवर्ड। तो ये हमने 90 डिग्री एंगल लिया और बिल्कुल इसके सेंटर पे यहाँ पे हमने ये फोर्स लगा दिया है। ये आपने कहा सर ये फोर्स हमारा हो गया mg, किसी को डाउट तो नहीं? ओके, ये हमारा वेट लग गया mg। और कौन सा फोर्स लगेगा बेटा, नॉर्मल,
ओके, नॉर्मल हमने यहाँ पे लगा दिया। हमें नहीं पता एंगल क्या है, तो बिल्कुल यहाँ पे परपेंडिकुलर टू द सरफेस हो जाएगा। थीटा हमें नहीं पता, हम थीटा मान लेंगे। बिल्कुल, ये हमने नॉर्मल लगा दिया। अब जरा सोचिए, एकदम से ये समझ में नहीं आएगा कि फ्रिक्शन किधर लग रहा होगा। तो आप क्या कीजिए, दो पॉइंट एज्यूम कीजिए, जो दो सरफेसेस हैं, एक ब्लॉक की सरफेस है, एक इंक्लाइंड की सरफेस है, ठीक है। इन पे दो पॉइंट मान लीजिए और ऐसा सोचिए कि आपकी सरफेस स्मूथ है, आपकी सरफेस स्मूथ है, ठीक। तो ये जो पॉइंट है, ब्लॉक वाला पॉइंट, ये किधर जाएगा, नीचे या ऊपर, रिलेटिव टू अदर पॉइंट। हाँ, थोड़ी देर के बाद बेटा अगर ये स्मूथ सरफेस होगी तो ये यहां कहीं आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका बिल्कुल बिल्कुल, मैं एक मिनट, वो रेड पॉइंट बन गया, ग्रीन पॉइंट ये दिखा रहा हूं आपको, ये पॉइंट आया। तो ये पॉइंट आगे फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव किया, फ्रिक्शन क्या करेगा, ये रिलेटिव मोशन हुआ बेटा, ये रिलेटिव मोशन हुआ। ये पॉइंट फिक्स है आपका, इंक्लाइंड का पॉइंट फिक्स है। बात समझ में आई। दूसरा वाला पॉइंट अगर स्मूथ होती, कोई फ्रिक्शन नहीं होता, तो ये आगे बढ़ जाती, बिल्कुल। तो अब आप क्या कहेंगे, फ्रिक्शन किधर लग रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में। क्लियर है, ठीक है। अब एक्स और वाई, सो अगर एक्सेलरेशन होगा तो किस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में। आपने ये एक्स माना और ये वाई माना, हवा में तो उछलने नहीं लगेगा, जाएगा तो स्लिप करके ही जाएगा ना। तो एक्स जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है उस डायरेक्शन में मान लिया। अच्छा, एक्सेलरेशन है कितना, पूछा क्या है, जस्ट मूव। जस्ट मूव का मतलब ए जो है वो 0 है, क्रिटिकल कंडीशन यहां लिख देना बेटा, क्रिटिकल कंडीशन हमें देखनी है, ठीक। किसको ब्रेक करूं, नॉर्मल को, फ्रिक्शन को, या एमजी को ब्रेक करना समझते हैं। किस फोर्स के कंपोनेंट लूं, हाँ मजाक नहीं करूं बेटा, ये क्वेश्चन ना पूछा गया है कंपटीशंस में, इक्वेशन बना के कि कौन सी इक्वेशन करेक्ट है। यस, तो ये mg ब्रेक होगा, mg इधर आएगा और mg इधर आएगा, ठीक है। ये वाला कंपोनेंट आपको पता है mg cos थीटा होगा और ये वाला कंपोनेंट mg sin थीटा होगा, बिकॉज मुझे एंगल जो है वो हॉरिजॉन्टल के साथ दिया हुआ। यस, तो अब जरा देखिए, n माइनस mg cos थीटा इज इक्वल टू 0, ये मेरी इक्वेशन बनेगी y एक्सिस की। पहले ये इक्वेशन क्यों बनाई, क्योंकि नॉर्मल कैलकुलेट करना है। नॉर्मल की वैल्यू क्या आ गई बेटा, नॉर्मल की वैल्यू आ गई mg cos थीटा। फर्स्ट इक्वेशन हमने सॉल्व करके नॉर्मल की वैल्यू निकाल ली। क्यों निकाली नॉर्मल की वैल्यू, बिकॉज हमें fs मैक्स को कैलकुलेट करना है। अब सेकंड काम क्या हो गया, fs मैक्स। तो एक बात ध्यान रखिए, जब भी फ्रिक्शन का क्वेश्चन आए तो सबसे पहले क्या कोशिश करनी है, नॉर्मल निकालिए और fs मैक्स की वैल्यू निकाल लीजिए, ठीक है। हाँ, फ्रिक्शन उतना नहीं होगा लेकिन उससे ज्यादा नहीं होगा, ये हमें पता है। तो fs मैक्स कितना आ गया बेटा, fs मैक्स आ गया म्यू mg cos थीटा। म्यू n होता है तो आपने कह दिया fs मैक्स की वैल्यू म्यू mg cos थीटा हो गई। ये बात समझ में आई। अब आते हैं x एक्सिस पे। मूव करने के लिए हॉरिजॉन्टल अप्लाइड फोर्स, हॉरिजॉन्टली अप्लाइड फोर्स को फ्रिक्शन फोर्स से ज्यादा होना चाहिए। हॉरिजॉन्टली अप्लाइड फोर्स कौन सा है, कौन सा फोर्स ब्लॉक को मूव कराएगा, सोच के बताना, कौन सा फोर्स ब्लॉक को मूव कराएगा। बिल्कुल सही, तो mg sin थीटा है वो फोर्स जो ब्लॉक को मूव करा रहा है। ये किससे बड़ा होना चाहिए, इट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू म्यू mg cos थीटा। बात समझ में आई। हाँ, आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो बेटा, mg sin थीटा इज ग्रेटर देन इक्वल टू फ्रिक्शन, ऐसे भी लिख सकते हो, तभी तो मूव करेगा।
क्रिटिकल कंडीशन यही होगी। हाँ, आप कॉपी घुमा लो, जो इंक्लाइंड प्लेन है ना इसको सीधे कर लो, ऐसे देखने लगेगा आपको। तो आपके फोर्सेस क्या हो गए होंगे भाई? ये आपका mg साइन थीटा लग रहा होगा, यहां पे आपका फ्रिक्शन लग रहा होगा, ये आपका n लग रहा होगा, ये आपका mg cos थीटा लग रहा होगा। वही बात आ गई, फोर्सेस की वैल्यू बस चेंज हो गई है इंक्लाइन की वजह से। ठीक है, तो आपने क्या कहा, mg साइन थीटा को म्यू mg cos थीटा से बड़ा होना पड़ेगा, तभी ये ब्लॉक मूव करेगा। बड़ी मजेदार बात है, mg पॉजिटिव है, ये कैंसिल हो गया बेटा। क्या आ गया? tan थीटा शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू म्यू। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, नोट कर लो, इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, आगे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो अगर आपका इंक्लाइंड का एंगल थीटा इस तरह से है कि tan थीटा म्यू से बड़ा है, तो आपका ब्लॉक स्लिप करेगा। लेकिन अगर tan थीटा लेस देन म्यू आ गया तो ब्लॉक रिमेन्स एट रेस्ट, ब्लॉक रिमेन्स एट रेस्ट। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखना, कई बार सीधे इसी पे क्वेश्चन मिल सकते हैं। ओके, सो एक एग्जांपल आपके पास है, यहां पे आपसे कहा गया है कि ब्लॉक नीचे मूव कर रहा है, ठीक है। हाँ, और आपको कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू दिया हुआ है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू दिया हुआ है, ब्लॉक मूव कर रहा है, आपको बताना है व्हाट इज एक्सेलरेशन। ठीक है, इस पे अभी आपको बताऊंगा कि इस पे और किस तरह के क्वेश्चन मिल सकते हैं। कई बार डायरेक्ट नहीं मिलता, इनडायरेक्ट क्वेश्चन मिलते हैं, बट ये आपको समझ में आना चाहिए। ठीक, तो अब बेटा जैसे ही आपको ये कहा गया कि ब्लॉक इज मूविंग डाउनवर्ड, इसका मतलब आपका mg साइन थीटा इज ग्रेटर देन, क्या हो जाएगा, म्यू mg cos थीटा। कंफर्म कर दिया उसने, मूव कर रहा है, जस्ट मूविंग नहीं कर रहा है, ब्लॉक इज मूविंग डाउनवर्ड का है विद सम एक्सेलरेशन, a0 भी नहीं का है। तो कंफर्म हो गया कि mg साइन थीटा म्यू mg cos थीटा से बड़ा हो गया। ये समझ में आया? ओके, तो आप में से कोई मुझे बता सकता है कि फ्रिक्शन कितना होगा इस पर्टिकुलर कंडीशन में? फ्रिक्शन कितना होगा? ब्लॉक स्लिप करने लग गया है, Fr जो होगा वो Fk हो गया होगा। बात समझ में आई? काइनेटिक फ्रिक्शन हो गया होगा क्योंकि स्लिपिंग शुरू हो चुकी है। ठीक, स्लिपिंग शुरू हो गई यानी ये म्यू के एन होगा, और म्यू के आपको सेपरेट नहीं दिया हुआ है, इसलिए ये म्यू एन के बराबर। ठीक है, किसी को डाउट? चलिए, आप चाहें तो बिल्कुल फ्री बॉडी डायग्राम बना सकते हैं। आपने फ्री बॉडी डायग्राम बनाया, आपने कहा सर पहला फोर्स mg, दूसरा फोर्स नॉर्मल, एक लगेगा फ्रिक्शन, तीन फोर्सेस लगेंगे, रोप है नहीं, कोई अप्लाइड फोर्स है नहीं, और कोई स्प्रिंग भी नहीं है, तो 3 फोर्सेस हमने लगा दिए हैं। अब रिजॉल्व किसको करेंगे? mg को, बिकॉज एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में, एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में है, दैट मींस हमें एक्स एक्सिस इधर चूज करनी होगी, वाई इसके परपेंडिकुलर। चल जाएगा अपना काम, दौड़ जाएगा, बिल्कुल सही बात आपकी। ठीक है, तो mg को ब्रेक करेंगे, mg का कंपोनेंट आएगा mg cos थीटा, और एक्स एक्सिस में mg का कंपोनेंट आएगा mg sin थीटा। अगर आपको याद है तो बड़ी अच्छी बात, बार बार मैं आपको प्रैक्टिस करा दे रहा हूं। एक इक्वेशन आपकी बनेगी n माइनस mg cos थीटा इज इक्वल टू 0। क्यों? बिकॉज एक्सेलरेशन आपका एक्स एक्सिस में है, वाई एक्सिस में हवा में उछल नहीं सकता ब्लॉक। ठीक है, वेरी गुड। तो यहां से आपका आ गया n इज इक्वल टू mg cos थीटा। याद नहीं है तो आप इस तरह से इक्वेशन बना के कर सकते हैं, बट अगर यह याद है तो आपकी इतनी मेहनत बच जाती है। एक चीज का ध्यान रखिएगा, जब भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा तो वहां पे मेंशन जरूर कीजिएगा इस वे में, जिस तरह से आपको दिखा रहा हूं। सब्जेक्टिव क्वेश्चन मतलब स्कूल के एग्जाम में। हाँ, ऑब्जेक्टिव है, आप बिल्कुल डायरेक्टली लिख सकते हैं अगर सेम यही क्वेश्चन आपको मिल रहा है तो n इज इक्वल टू mg cos थीटा हो गया। अब आपने इक्वेशन क्या बनाई? एक्स एक्सिस की। एक्स एक्सिस की इक्वेशन देखिए क्या बनेगी। आप कहेंगे mg sin थीटा वो फोर्स है जो इसे मूव करा रहा है,
माइनस फ्रिक्शन इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। क्या कोई अलग चीज लिखी? जो काम हम फोर्स में करते आए, नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, वही अभी भी बन रही है। जैसे वहां फ्री बॉडी डायग्राम बनाते थे वो आज भी बना रहे हैं। क्लियर है? कोई चेंज नहीं। पूरे फोर्स में जितने भी ये डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है वो एक ही मेथड से सॉल्व होते हैं, दूसरा कोई मेथड लगेगा ही नहीं। बिल्कुल। अब आप कहेंगे mg साइन थीटा, फ्रिक्शन की वैल्यू आपको पता है माइनस म्यू mg कॉस थीटा इज इक्वल टू m इंटू ए। ठीक है, बिल्कुल। m यहां से कैंसिल हो गया क्योंकि ये सेम था। a की वैल्यू आ गई g साइन थीटा माइनस म्यू g कॉस थीटा। याद रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। एक्सेलरेशन आपका आ गया g साइन थीटा माइनस म्यू g कॉस थीटा। अब बेटा इसी क्वेश्चन को एक और वे में कई बार पूछा गया। आपके पास दो आइडेंटिकल इंक्लाइन हैं, सेम ब्लॉक m और m है। द ओनली डिफरेंस इज कि इनकी जो सरफेस है, एक की तो स्मूथ है और एक की रफ है। यहां पे आपको म्यू दिया हुआ है और स्मूथ के केस में म्यू आपका 0 हो गया। ये समझ में आया? स्मूथ का मतलब कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन 0 हो गया। ठीक है, आपको बताना है फर्स्ट केस में और सेकंड केस में एक्सेलरेशन क्या होगा। इसको मैं ए स्मूथ लिख रहा हूं और इसको मैं ए रफ लिख रहा हूं, ए आर और ए एस। अब याद होना चाहिए। ठीक है, अगर आप फर्स्ट केस में देखेंगे स्मूथ वाले में, फ्री बॉडी डायग्राम आप बनाइए तो आप देखेंगे यहां पे आपका एक्सेलरेशन आएगा जी साइन थीटा। क्लियर है? हाँ, एम जी साइन थीटा आपका फोर्स होगा, डिवाइड बाय एम करेंगे तो आपका एक्सेलरेशन निकल आएगा। तो एम जी साइन थीटा इज इक्वल टू एम ए, ये इक्वेशन बनेगी एक्स एक्सिस। यहां पे आपका एक्सेलरेशन आएगा जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा। अभी अभी हमने थोड़ी देर पहले डिराइव किया था। ये समझ में आया? ओके, ये हमारे एक्सेलरेशन हो गए। अब क्या होगा, वो कहेगा भाई पहले केस में जो टाइम लग रहा है टॉप से बॉटम आने का, तो वो टी एस है और यहां पर टी आर है। पहला क्वेश्चन तो कॉमन सा ये पूछा जा सकता है कि टी आर ज्यादा होगा या टी एस ज्यादा होगा, जल्दी से बता दो। विच वन इज ग्रेटर? स्मूथ में जल्दी नीचे आएगा या रफ में जल्दी नीचे आएगा? ऑब्वियसली स्मूथ में जल्दी नीचे आएगा। तो बड़ा कौन होगा? बड़ा कौन होगा? ऐसे, ठीक है, बिल्कुल सही। अब वो पूछेगा व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन टी एस एंड टी आर। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन टी एस एंड टी आर, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक, अब इस क्वेश्चन में आपको करना क्या है ये समझिएगा। आपको पता है इनिशियल वेलोसिटी उसको रिलीज किया गया, तो टॉप पे वेलोसिटी क्या मानेंगे? 0। टॉप पे वेलोसिटी 0 ले लीजिएगा, ठीक है। और जैसे ही आपने टॉप पे वेलोसिटी 0 ली, आपके पास, अच्छा एक चीज उससे पहले ये बताओ, आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है या वेरिएबल है? हाँ, इस पर्टिकुलर इंक्लाइन के लिए ये कांस्टेंट है या वेरिएबल है? क्या ये टाइम के साथ चेंज हो रहा है? नहीं हो रहा है। जी कांस्टेंट होता है। भी अर्थ पे तो कांस्टेंट ना दे, 1-2 मीटर का ही इंक्लाइन तो बनाओगे, इससे बड़ा थोड़ी बना लोगे। अरे 10 मीटर का बना लो, 1 किलोमीटर का बना लो, तब भी जी तो कांस्टेंट ही मानेंगे। समझ में आया? तो जी कांस्टेंट और मेरा एंगल भी फिक्स। भाई एंगल भी कांस्टेंट दिख ही रहा है यहाँ पे, ठीक, ओके, बहुत बढ़िया। तो अब आप देखेंगे कि भाई मान लीजिए ये टोटल लेंथ एल है। एल कौन सी लेंथ है? ये लेंथ एल है, इसकी भी लेंथ एल है, क्योंकि मैंने शुरू में ही आपसे कहा था डायमेंशन वगैरह आइडेंटिकल। ठीक, तो आप कहेंगे एल इज इक्वल टू हाफ ए एस टी एस स्क्वायर। कितनों को ये बात समझ में आई?
S इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर वाली इक्वेशन लगानी है आपने, क्लास 9th में जो पढ़ी थी, क्योंकि आपका A कांस्टेंट है। ये इक्वेशन तभी वैलिड है जब आपका AS कांस्टेंट है ना, अदरवाइज आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा, AR भी तो कांस्टेंट है, AR भी तो कांस्टेंट है। अगर मैं आपसे कहूं म्यू कांस्टेंट, और जब तक म्यू के बारे में कुछ कहा ना जाए, म्यू को कांस्टेंट ही लेना, तो यहां से आपकी इक्वेशन बनेगी L इज इक्वल टू हाफ AR TR स्क्वायर। कितनों को ये बात समझ में आई? दोनों लेंथ बराबर हो गई, इक्वेट कर दो। इक्वेट करेंगे तो आप कहेंगे हाफ AS TS स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ AR TR स्क्वायर। हाँ, ये AR TR AS TS से कंफ्यूज मत होना, बोलने में अजीब लगता है बेटा। सिंपल सा क्या है, एक्सेलरेशन ऑफ स्मूथ और टाइम ऑफ स्मूथ। तो A1 T1 भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी, ठीक है। अच्छा, हाफ हाफ कैंसिल, हमें क्या निकालना था? TS बाई TR। ओके, इसको होल स्क्वायर लिख दूं, दैट इज इक्वल टू AR बाई AS। तो आपसे जो पूछा गया TS बाई TR इज इक्वल टू AR बाई AS का अंडर रूट, एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट आ गया, याद रखिएगा। हाँ, ये मतलब याद ना भी हो तो फटाफट निकालने का तरीका याद रखिए। जरूरी नहीं कि आपको सारे के सारे याद हो जाएं बेटा। शुरुआत की जितनी चीजें हो ना बेटा, वो जितना आप याद करेंगे आगे के क्वेश्चंस उतने सिंपल हो जाएंगे। तो यहां से आप सिंपली T1 बाई T2 कैलकुलेट कर सकते हैं, अंडर रूट A2 बाई A1 हो जाता है। तो देखिए क्वेश्चन है, आपके पास एक ब्लॉक M दिया हुआ है, रफ सरफेस पे रखा हुआ है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन यहाँ पे म्यू दिया हुआ है। आपसे कहा गया F फोर्स लगाना है एट सम एंगल थीटा, और आपको फाइंड आउट करना है कंडीशन टू जस्ट मूव और मूव ओके द ब्लॉक। हाँ जी, कंडीशन टू जस्ट मूव द ब्लॉक, यानी क्रिटिकल कंडीशन के साथ साथ हाँ जस्ट मूव और मूव दोनों ही कंडीशन को आपको लेना है, ठीक है। तो क्रिटिकल कंडीशन को इंक्लूड करना है मूविंग के साथ में, ये आपका क्वेश्चन है, ठीक। अच्छा जी, मेथड बिल्कुल वही है। क्या करना है सबसे पहले, क्या करना है? सबसे पहले करना है कि फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। तो आपने कहा पहला फोर्स mg लगा दिया, बहुत बढ़िया किया आपने, बिल्कुल बहुत बढ़िया। दूसरा फोर्स बहुत अच्छे, नॉर्मल लगा दिया, ये भी हमने लगा दिया। चलिए, और कोई फोर्स बेटा? एक फोर्स अप्लाइड फोर्स आपने कहा, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, मैंने यहाँ पे अप्लाइड फोर्स भी लगा दिया, ये लीजिए। चलिए देखें अगर स्केल आ जाए तो, बिल्कुल ये लीजिए स्केल आ गया। ओके, यहाँ पे हमने एक ये अप्लाइड फोर्स भी लगा दिया, बहुत बढ़िया। ओके, और ये एंगल भी दिखा देते हैं किस एंगल पे लगा हुआ है, थीटा। तो ये हमारे पास और कोई फोर्स बेटा? यस, फ्रिक्शन। हाँ, क्या लगता है फ्रिक्शन किधर लगेगा? कैसे चेक करेंगे? दो पॉइंट बनाएंगे, दो पॉइंट बनाएंगे, ठीक है। स्मूथ सरफेस मानिए, स्मूथ सरफेस मानिए तो ये ब्लॉक किधर जाएगा? ऑब्वियसली फॉरवर्ड जाएगा। तो पॉइंट, ब्लॉक का पॉइंट आगे मूव करेगा इन कंपैरिजन टू पॉइंट एट द ग्राउंड, तो फ्रिक्शन किधर लगेगा? इसके अपोजिट। ओके, ये मैंने आपको दिखा दिया फ्रिक्शन। बात समझ में आई? अब आपको मुझे बताना है ये फ्रिक्शन कितना होगा। जस्ट मूव कहा है, जस्ट मूव। जस्ट मूव का मतलब A इज इक्वल टू 0 होता है बेटा, ये ध्यान रखना, ठीक है। हाँ, और अगर जस्ट मूव नहीं का होता, मूव का होता तो कुछ एक्सेलरेशन आ जाता। किस डायरेक्शन में आएगा? पॉजिटिव एक्स में। ओके, तो अभी ना मैं क्या कर रहा हूं, मैं इस डायरेक्शन में एक एक्सेलरेशन A लिख रहा हूं। हाँ, अभी अभी बता रहा हूं आपको। अभी मैंने A लिख दिया, और अब मैंने अपनी एक्स और वाई एक्सिस इस तरह से चूज कर ली। एक्स और वाई एक्सिस चूज कर ली, समझ में आया? अब मुझे ये बताओ कि किसको तोड़ दूं, किस फोर्स को? अरे आप में से किसी को थोड़ी तोड़ूंगा बेटा। हाँ, किस फोर्स को तोड़ दूं?
इसी फोर्स को तोड़ना पड़ेगा। तोड़ना मतलब ब्रेक करना मतलब कंपोनेंट्स देना। वेरी गुड। तो एफ को ब्रेक कर दें बेटा, एफ को ब्रेक कर दें। कैसे ब्रेक करेंगे? एक कंपोनेंट तो इधर आएगा एक्स एक्सिस में और एक कंपोनेंट डाउनवर्ड आएगा। ठीक है, ये सारी चीजें हम लास्ट क्लास में कर चुके हैं अगर आपको याद हो तो ये मेरे पास फोर्स आया एफ कॉस थीटा और अपवर्ड से डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स आएगा एफ साइन थीटा। कितनों को बात समझ में आ गई? प्लीज बेटा डायरेक्शन का ध्यान रखना। ये क्लियर है? तो इस ब्लॉक को मूव कौन करा रहा है? एफ कॉस थीटा या एफ साइन थीटा? पैरेलल फोर्स एफ साइन थीटा है, एफ साइन थीटा मूव कराएगा। क्लियर है? रोक कौन रहा है? फ्रिक्शन। तो कंडीशन टू जस्ट मूव, अगर आपसे पूछा गया कंडीशन टू जस्ट मूव, आप क्या कहोगे? क्रिटिकल कंडीशन एफ कॉस थीटा इज इक्वल टू एफ आर, और एफ आर कितना? एफ एस मैक्स। ये ध्यान रखना बेटा, एफ आर कितना? एफ एस मैक्स। ठीक है, तो आप कहेंगे एफ कॉस थीटा, हाँ जी, इज इक्वल टू म्यू एन। ठीक है, या बिल्कुल अगर आपसे पूछा जाए मूव के लिए, तो मोशन के लिए क्या होगा? कंडीशन टू मूव एफ कॉस थीटा इज ग्रेटर देन इक्वल टू म्यू एन। बात समझ में आई? हाँ, अब ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि क्या क्वेश्चन पूछा गया, और ये कहा जाए कि केवल कंफर्म मूवमेंट के लिए बताइए। कंडीशन टू मूव विदाउट क्रिटिकल। हाँ, कंफर्मेशन चाहिए, पक्का है मूव कर जाएगा, कोई चांस नहीं कि रुक जाए, फूंक फूंक मारने की जरूरत ना पड़े, तो आप कहोगे एफ कॉस थीटा इज ग्रेटर देन म्यू एन। तीनों चीजें समझ में आ रही हैं? अच्छा, लेकिन अब होगा क्या? यहां पे एन है, सारा खेल एन को कैलकुलेट करने का है। हाँ, एन कितना आएगा? एन बता दीजिए, एन कितना आया? एन माइनस एफ साइन थीटा माइनस एम जी इज इक्वल टू 0। क्या ये इक्वेशन बन के आई सबकी? साइन थीटा बेटा, हाँ, एन माइनस एफ साइन थीटा माइनस एम जी इज इक्वल टू 0, क्या ये इक्वेशन बन के आई? नॉर्मल ऊपर पॉजिटिव फोर्स है, वाई डायरेक्शन को देखिए, एफ साइन थीटा डाउनवर्ड है, नेगेटिव हो गया, एम जी डायरेक्शन नीचे है, ये भी नेगेटिव हो गया, और एक्सेलरेशन 0 है। कोई डाउट? वेरी गुड। तो यहां से मेरे नॉर्मल की वैल्यू क्या आ गई बेटा? एफ साइन थीटा प्लस एम जी। ये जितने क्वेश्चन करा रहा हूं ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इन सब को एक बार खुद से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। वेरी गुड। अब आपकी कंडीशन क्या बनी बेटा? कंडीशन बनी एफ कॉस थीटा, हाँ एक मिनट, एफ कॉस थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू, मैंने आपसे कहा था किसको लेना है? हाँ, जस्ट मूव एंड मूव दोनों कंडीशन को साथ लेना है। तो एफ कॉस थीटा ग्रेटर देन म्यू एफ साइन थीटा प्लस एम जी। क्या ये आया? चेक कर लो एक बार। ठीक है, ओके। अब क्या हो सकता है भाई? हमें एफ निकालना था, तो एफ कॉस थीटा माइनस म्यू एफ साइन थीटा शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू म्यू एम जी। क्या ये आया? बहुत बढ़िया। यहां से आपका एफ आ जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू म्यू एम जी अपॉन, कॉमन ले लीजिए, कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा। हाँ, इस तरह की चीजें आपके स्कूल में डिराइव करने के लिए आ सकती।
show that the force to just move the block is F greater than equal to mu mg upon cos theta minus mu sin theta. ठीक है जी. ओके, एक केस और देखिए. इस बार भी ब्लॉक एम रफ सरफेस पे रखा हुआ है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आपको म्यू दिया हुआ है, एफ जो है वो हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल बना रहा है. द ओनली डिफरेंस इज कि आपकी बार पुलिंग फोर्स है, एफ इज अ पुलिंग फोर्स. फाइन. हाँ जी. तो अब आपको फिर से फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है. तो आपने कहा सर हमने जब फ्री बॉडी डायग्राम बनाया तो पहला फोर्स mg, दूसरा आपका नॉर्मल, एक फोर्स F और फ्रिक्शन. ऑब्वियसली ये जाएगा तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही, तो फ्रिक्शन जो है रिलेटिव मोशन फॉरवर्ड है, तो फ्रिक्शन आपका बैकवर्ड हो गया. क्लियर? हाँ, थोड़ा सा ये समझिएगा कि जब मैं लिख रहा हूं FR, FS, FK, तो FR क्या है? FR जनरल फ्रिक्शन है. फिर बाद में हम डिसाइड करते हैं कि बॉडी मूव कर रही है या रेस्ट पे है. अगर रेस्ट पे है तो स्टैटिक फ्रिक्शन, अगर मूव कर रही है तो काइनेटिक. इसलिए ऐसा लिखा जाता है. ठीक है. FR का मतलब FS भी हो सकता है और FK भी हो सकता है. तो FR तो आप जनरली डिफाइन कर देते हैं, बट बाद में जब आप एनालाइज करते हैं सिस्टम को, तब आप देखते हैं कि क्या इसमें मोशन है, स्लिप कर रहा है या नहीं कर रहा है, तब आप डिसाइड करते हैं कि ये FS होगा, FS मैक्सिमम होगा या FK होगा. क्लियर? चलिए, बहुत बढ़िया. अब देखिए यहां पर किस फोर्स को ब्रेक करेंगे, तो आपने कहा F को ब्रेक करेंगे. बिल्कुल सही बात. ये आपका कंपोनेंट आ गया, एंगल थीटा था, थीटा की ओर जाएंगे तो F cos थीटा आएगा, और आप वर्टिकल चले जाएंगे तो F sin थीटा आ जाएगा. वर्टिकल कंपोनेंट F sin थीटा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट F cos थीटा. कब? जब हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल थीटा हो. ठीक है, वेरी गुड. अब बेटा देखिए यहां पर आपकी इक्वेशन बनेगी n प्लस एफ साइन थीटा माइनस एम जी इज इक्वल टू 0. कितनों की ये इक्वेशन बन गई? n प्लस एफ साइन थीटा माइनस एम जी इज इक्वल टू 0 बन गई है. वेरी गुड. तो यहां से आपका नॉर्मल निकल के आएगा एफ साइन थीटा. अच्छा, ये तो माइनस हो जाएगा. चलिए एक मिनट, इसको ढंग से ही लिख लेते हैं. एम जी माइनस करके लिखते हैं. आप माइनस करके भी लिख सकते थे, कोई बात नहीं. आपने नोट कर लिया तो लिख लीजिए. mg माइनस एफ साइन थीटा ऐसा आ गया होगा आपका. ओके, नॉर्मल ये आया होगा. हाँ, ये नॉर्मल की जरूरत है क्योंकि हमें एफएस मैक्स निकालना है. बिल्कुल सही बात. अब आपने कहा सर लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स, जो फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू पॉसिबल है स्टैटिक फ्रिक्शन की, वो कितनी हो जाएगी? म्यू एन, या इसे मैं लिख देता हूं म्यू एम जी माइनस एफ साइन थीटा. कोई डाउट तो नहीं बेटा? ओके. कंडीशन टू मूव, क्रिटिकल को इंक्लूड करके, कंडीशन टू मूव क्या हो जाएगा? मूव करा कौन रहा है? एफ कॉस थीटा. तो एफ कॉस थीटा पैरेलल फोर्स जो है, इट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू म्यू एम जी माइनस एफ साइन थीटा. क्या कुछ समझ में आया? बहुत बढ़िया. अब अगर हम यहां से देखें तो ये हमारा हो जाएगा एफ कॉस थीटा प्लस म्यू एफ साइन थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू म्यू एम जी. हाँ, मैंने ब्रैकेट ओपन करके एक ही स्टेप में म्यू एफ साइन थीटा को दूसरी ओर कर दिया है. कोई डाउट तो नहीं है? वेरी गुड. तो एफ की वैल्यू क्या आएगी? अच्छा, यहां पे ना मैं मेंशन कर देता हूं, वैसे तो ठीक है, बट ये पुलिंग के लिए है तो मैंने एफ पुल लिख दिया. ठीक है. हाँ, किसी एंगल थीटा पे पुल करने के लिए फोर्स, मिनिमम फोर्स की रिक्वायरमेंट क्या होगी? वो आपकी हो जाएगी म्यू एम जी अपॉन कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा. हाँ जी. तो ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट. जरा देखिए दोनों में डिफरेंस क्या आया. हाँ, मैं ऊपर से उसको भी कॉपी करके ले आता हूं. ये रहा हमारे पास. बिल्कुल बिल्कुल, इसी को कॉपी कर लेते हैं, कहीं लिखने में गड़बड़ ना हो जाए आपको. ठीक है जी, बिल्कुल बिल्कुल, मैं पूरा को पूरा कॉपी कर लेता हूं. ओके, और इसको मैं लिखूंगा एफ पुश.
हाँ जी, इसको मैंने लिख दिया है एफ पुश, ये पुश कर रहे थे, म्यू एम जी बाय कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा। ठीक है, प्लीज इसमें एक चीज का ध्यान रखिएगा, मैंने थीटा एंगल किसके साथ लिया था? हॉरिजॉन्टल के साथ लिया था। फोर्स जो है वो हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल पे था। कई बार क्या करते हैं, वर्टिकल के साथ एंगल दे देते हैं, उसमें आपका आंसर फिर चेंज हो जाएगा। ठीक है ना, जहां कॉस है वहां साइन आ जाएगा, जहां साइन है वहां कॉस आ जाएगा, तो जल्दीबाजी मत करना। अब मुझे ये बताओ कौन सा बड़ा फोर्स है? सेम कंडीशन, सेम थीटा, सेम मास, सेम जी, सेम म्यू, इसके लिए कौन सा फोर्स बड़ा है? एफ पुल या एफ पुश? एफ पुश और एफ पुल में कौन बड़ा है? हाँ जी, बिल्कुल सही कहा आपने, एफ पुश बड़ा है, क्योंकि कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा, ये छोटी वैल्यू होगी ना। देखो बेटा, देखो देखो देखो, थीटा की वैल्यू जो है ना वो तो 0 से 90 हो सकती है, यहाँ पे इनक्लाइंड है, इनक्लाइंड की वैल्यू 0 से 90 होगी ना, तो कॉस थीटा और साइन थीटा हमेशा पॉजिटिव होंगे, नेगेटिव लेने की गलती मत करना। ठीक, ओके, तो एफ पुश हमेशा एफ पुल से बड़ा होगा। तो स्टेटमेंट क्या था? इट इज इजियर टू पुल, इट इज इजियर टू पुल a roller then push। याद आया? चलिए एक जो हमने एग्जाम इंक्लाइन वाला क्वेश्चन किया था उसका एग्जांपल देख लें। ठीक है, हाँ, यहां पे क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेगा, अ ब्लॉक स्लाइड्स डाउन एन incline angled at 30 degree with an acceleration g by 4, find mu। ठीक, अब ये क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में आपको मिल सकता है, इस टाइप का क्वेश्चन। हाँ, ये आपको कंडीशंस में भी मिल सकता है। सीधा सीधा क्वेश्चन है, इसमें बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। आपको क्या दिया हुआ है? एक्सेलरेशन दिया हुआ है g/4, इसका मतलब कंफर्म है कि ये स्लिप कर रहा है किस डायरेक्शन में? ये स्लिप कर रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है। ये एक्सेलरेशन आपने लगा दिया g/4। अब मैंने आपसे क्या कहा था, ये एक्सेलरेशन आपको याद होना चाहिए। ठीक, तो आप क्या करेंगे? आप कहेंगे सर इंक्लाइन प्लेन में जब फ्रिक्शन होता है तो हमारा एक्सेलरेशन होता है g साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा, ऐसे होता है, जी को कॉमन ले लिया, यही था फॉर्मूला। हाँ बिल्कुल, बस वैल्यू रख दीजिए, g/4 इज इक्वल टू जी, थीटा कितना दिया हुआ है? 30 डिग्री साइन 30 माइनस म्यू कॉस 30, और जल्दी से म्यू की वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए। ओके, जब सॉल्व करेंगे बेटा तो ये g और g कैंसिल हो जाएगा। ओके, अब ये आपका आ जाएगा 1/4 इज इक्वल टू साइन 30 की वैल्यू हाफ माइनस म्यू, ये आपको निकालना है, और cos 30 इज √3/2। इसको इधर ले आइए, √3 म्यू बाई 2 इज इक्वल टू हाफ माइनस 4, हाफ माइनस सॉरी 1/4, सो ये आपका 1/4 आ जाएगा। ठीक है, ओके, सो √3 म्यू बाई, ओहो ये क्या कर दिया, √3 म्यू बाई 2 इज इक्वल टू 1/4, और म्यू की वैल्यू क्या आ गई बेटा? ये आपकी आ गई √3/2 आ रही है क्या? नहीं नहीं नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, 1/2 √3 आ रही है, 1/2 √3, 1/2 √3 ये आ रही है। अच्छा, कोई इसे ऐसे भी लिख सकता है, √3/6 भी लिख सकता है, चलिए चलिए ये भी आप लिख सकते हैं।
हाँ, √3/6 भी लिख सकते हैं। ठीक है, ओके। तो इस तरह से आप म्यू की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। √3 इज 1.732 डिवाइडेड बाय 6 कर दीजिए, तो आपका एक्चुअल आंसर, मतलब अगर फ्रैक्शन में और या डेसिमल में आपको निकालना तो वो भी आ सकता है, डिपेंड करता है आपको कि ऑप्शंस में किस वे में दिया हुआ है। ठीक है, यस। बट ये आप सिंपली कैलकुलेट कर सकते हैं। 1/2 √3 को कैलकुलेट करना, नीचे आपका 1/2 1.73 आएगा तो मुश्किल हो जाएगा। √3/6 ज्यादा इजी हो जाएगा, 1.73 डिवाइडेड बाय 6, तो ये कैलकुलेट करना ज्यादा इजी हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर आज यहाँ पे कंप्लीट करते हैं।